तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जैसा हमने बात किया हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब हम लोग सीखेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन, म्यूएल, वेक्टर म्यूएल। अब खुद से कर लीजिए, इतना अंडरस्टूड तो होगा ही। खुद से लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए। सो नाउ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, सपोज वी हैव एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। सपोज एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। तो रेडियस r के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज -e है, मास m है, वो रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस सेंटर पर है सर्किल के, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन r रेडियस के ऑर्बिट में, तो ये एक लूप फॉर्म करता है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट रिवॉल्व अराउंड ए न्यूक्लियस, इट फॉर्म्स ए लूप, सर्कुलर लूप फॉर्म करेगा। ठीक है, ये जो लूप है आप देख रहे हैं, लूप बन रहा है। इस लूप में जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक करंट प्रोड्यूस करता है। सो इन ए लूप इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कंस्टिट्यूट ए करंट, दैट करंट इज गिवन बाय चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। आपको पता ही है, चार्ज और टाइम को डिवाइड कर देते हैं तो हमें करंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये लूप जो फॉर्म हो रहा है इसमें एक करंट है। तो इलेक्ट्रॉन का मास मान लिया, इलेक्ट्रॉन हैज मास m, चार्ज -e, ओके, revolves in circular orbit, revolves in a circular orbit of radius r, orbit of radius r, ओके। सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट कंडक्शन हो रहा है, तो लूप जो फॉर्म होगा उसमें इतना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसके थ्रू। सो दिस इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। दिस इज गिवन बाय, orbital magnetic moment is given by current multiplied by area, I into A। आप जानते हैं करंट और एरिया मल्टीप्लाई करने पर मैग्नेटिक मोमेंट देता था। अगर इसमें n लूप होते तो NIA हो जाता, जैसा सोलेनाइड वगैरह में पढ़ा होगा। ओके, सो करंट चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? -e चार्ज, और e चार्ज -e चार्ज फ्लो कर रहा है कहां तक? टाइम t, टाइम t मान लेता हूं, टाइम t पीरियड है, टाइम पीरियड है। और एरिया कितना है? पाई r स्क्वायर। लूप अगर सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप, तो सर्कुलर लूप का एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर -e/t। t इज टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो टाइम पीरियड को अगर हम देखना चाहें तो -e/2t कितना होगा? 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी v से अगर रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वेलोसिटी v मान लेते हैं, और वेलोसिटी v के साथ रिवॉल्यूशन, वेलोसिटी v के साथ रिवॉल्यूशन से आपको ये कैलकुलेशंस मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसी पॉइंट के साथ विथ वेलोसिटी v लिख देता हूँ। revolves in a circular orbit of radius r with velocity v, ओके। सो अब मैं देखता हूं कि यहां पर -e v बाई 1 पाई से 1 r से EVR/2 आ जा रहा है, EVR/2 आ रहा है। अब इसमें मैं सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सर्च करूंगा, तो मुझे मिलेगा -e/2m into mvr। मैंने क्या किया? मास डिवाइड कर दिया, मास मल्टीप्लाई कर दिया। सो हियर वी हैव e/2m, e/2m के साथ mvr मल्टीप्लाइड है। सो आप देख रहे हैं कि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका सिंबल मैं लिख देता हूं, एक सिंबल होना भी चाहिए, म्यूएल। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट सिंबल इज म्यू, म्यू मींस मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू लिखते हैं, और एल सफिक्स लगा दिया, दैट मींस कि ये ऑर्बिटल मोशन है, म्यूएल। तो ये म्यूएल का जो वैल्यू है ये आ रहा है -e/2m into mvr। So now MVR की वैल्यू होती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ओके। So now we can have mod of mu L is equal to -e/2m mod of vector L, where mod of vector L is equal to mvr, ठीक है। तो पिछले पेज पर मैं विदाउट वेक्टर साइन लिख रहा था, अब मैं इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करने से पहले एक बार मॉड के टर्म में लिख रहा हूं, मॉड मैग्नीट्यूड। So this is the magnitude we have here, mu L. Mod of mu L equal to -e/2m into mod of L. Okay? So आप देख रहे हैं कि जो mu L का मॉड है उसकी वैल्यू -e/2m है। So now define mu L, mod of mu L by mod of vector L
ये वैल्यू क्या आएगी E/2m। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे गायरो मैग्नेटिक रेशियो। दिस इज गायरो मैग्नेटिक रेशियो फॉर ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के लिए ये है गायरो मैग्नेटिक रेशियो, म्यूएल बाई एल। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों अगर ऑर्बिटल मोशन के लिए लिए जाएं तो उनका रेशियो E/2m के बराबर होता है। सो ऑर्बिटल मोशन के लिए म्यूएल और एल का रेशियो एक फिक्स क्वांटिटी होती है और वो E/2m है। ठीक है, सो इसको मैं मान सकता हूं इक्वेशन नंबर 1 इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, आप नेगेटिव साइन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली नेगेटिव साइन हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो नेगेटिव साइन अगर डायरेक्शन की बात आती है तो आप बताएं, बेटर रहता है। ओके, एनीवे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ माइनस लिख सकते हो, बट एक्चुअली वी राइट नेगेटिव साइन फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा, एल और न्यूएल का अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज का रोल यहाँ पर हमें कंसीडर करने के लिए लिखना होता है। सो इन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज म्यू एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E/2m वेक्टर एल। तो आप बोलेंगे कि ये जो वेक्टर एल है वो म्यू एल के अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। तो इसको आप लिखेंगे दैट इज, मैग्नीट्यूड में नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन डायरेक्शन के लिए आपको नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं यहाँ माइनस माइनस को प्लस बनाता जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, जस्ट अंडरस्टूड है कि इसको माइनस को प्लस साइन बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहीं से माइनस को प्लस बना के चलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाता काम। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि जब डायरेक्शन लिखेंगे तो हमें नेगेटिव साइन की रिक्वायरमेंट होगी, अभी हम लोग उसको लिख सकते हैं, डायरेक्टली एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, सो इन ऑर्डर टू राइट डाउन द डायरेक्शन वी नीड नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव साइन, दैट इज वेक्टर म्यू एल इज directed anti-parallel to L, anti-parallel to vector L, vector L के anti-parallel directed है mu L। ओके, सो mu L जो है वो anti-parallelly directed है vector L के साथ। सो नाउ mu L is equal to minus GL, एक नया टर्म मैं ला रहा हूं GL, एक नया फैक्टर, न्यू फैक्टर GL। अब GL की वैल्यू क्या आएगी, इसको इक्वेशन 2 पुट कर दिया एंड इसको इक्वेशन 3 मान लिया। तो एक नया टर्म अगर GL में मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, अगर मैं कह दूं कि GL की वैल्यू 1 है तो, वेयर GL इज 1, दिस इज नोन एज लैंड्स G फैक्टर, लैंड्स G फैक्टर फॉर प्योरली ऑर्बिटल मोशन। अगर पूरी तरह से ऑर्बिटल मोशन है, पूरी तरह से ऑर्बिटल मोशन हो रहा है तो जो वैल्यू ऑफ GL है वो 1 होगा, और इसलिए GL को इंट्रोड्यूस करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन राइट GL एज ए फैक्टर। सिग्निफिकेंस आगे समझ में आएगी, आगे इसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा, बहुत लंबा टॉपिक है, आगे से GL को हम लोग जरूर कंसीडर करते हुए आगे चलेंगे। सो नाउ क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि जो मॉड ऑफ L है, मॉड ऑफ L विल बी अंडर रूट LL + 1 h। सो क्वांटम मैकेनिकली we know, quantum mechanically we know that mod of L वहां L एक ऑपरेटर की तरह परफॉर्म करता है और इसकी आइजन वैल्यू होती है अंडर रूट LL + 1 h। ये वेव फंक्शन साई पे लगाते थे, ये वेव फंक्शन साई पर। तो क्वांटम मैकेनिक्स में मॉड L जो है, या जो L है वेक्टर L, दैट एक्ट्स एज ए ऑपरेटर, वो एक ऑपरेटर की तरह काम करता है और उस ऑपरेटर की आइजन वैल्यू होती है अंडर रूट LL + 1 h। तो मैं यहाँ वेव फंक्शन साई नहीं लिखने जा रहा हूँ, अदरवाइज फिर लिखना पड़ेगा कि वेव फंक्शन साई के ऊपर अप्लाई करने से आइजन वैल्यूज मिल रही हैं। सो ये एक ऑपरेटर की तरह एक्ट कर रहा है और ये आइजन वैल्यू दोनों इक्वेट करके हम लोग यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स का यूज कर लेंगे इन आवर एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन 3 इंप्लाइज, इक्वेशन 3 गिव्स, इक्वेशन 3 से अब मॉड निकाल लूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 3। नाउ वी विल हैव मॉड of mu L, mod of mu L will be equal to GL E/2m into under root LL + 1 h cut। So this is GL under root LL + 1 E h cut upon 2m। So now फिर से निगेटिव साइन की क्या जरूरत है, मैग्नीट्यूड लिख रहे हो आप, वहां निगेटिव इसलिए लिखा था जिससे साइन समझ में आ जाए कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है।
डायरेक्शन समझ में आ जाए. नाउ नो नीड टू राइट नेगेटिव साइन अगेन एंड अगेन. अंडरस्टैंडिंग इतनी ही चाहिए थी कि नेगेटिव साइन डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है. दैट्स इट. नाउ नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन जो आप लिख रहे हैं. चलिए ये म्यूअल हो गया, और इस म्यूअल में आपको बोर मैग्नेटॉन नाम का एक टर्म मिल रहा है. इसको मैं म्यू बी लिख दूंगा. ओके, सो दिस इज नाउ म्यू बी, बोर मैग्नेटॉन. ये कैलकुलेशन मेथड पहली बार नील बोर ने दिया था, इसीलिए हमने सर्कुलर ऑर्बिट लेकर के कैलकुलेशन किया है. By considering circular orbit, we have calculated this value. So this is equation number 4, where mu b is equal to EH cut upon 2m is equal to 9.27 into 10 raised to power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला. जूल पर टेस्ला भी इसकी यूनिट हो सकती है. जूल पर टेस्ला और एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड एज बोर मैग्नेटॉन. बोर मैग्नेटॉन इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. किसी भी टाइप के मैग्नेटिक मोमेंट पे बोर मैग्नेटॉन का ही टर्म आप पाओगे. तो दिस इज द बोर मैग्नेटॉन, इट्स यूनिट इज जूल पर टेस्ला. तो जूल पर टेस्ला ना होकर आप कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो तो वो बोर मैग्नेटॉन के टर्म में ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो दिस इज कॉल्ड ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. म्यू बी जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट का एक यूनिट हो गया. बार बार आप 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 माइनस 23 ऐसे वैल्यूज को आप, ये जो वैल्यू लिख रहा हूं मैं बोर मैग्नेटॉन, ये आपको अब मिलेगा मैग्नेटिक मोमेंट्स के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अब हम लोग ट्राई करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट. तो हो गया. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सीखेंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, सो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सीखने के लिए अब हम लोग अपना कैलकुलेशन ट्राई करते हैं. तो नेक्स्ट है पॉइंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, सो ये हो गया ऑर्बिटल. नेक्स्ट है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. तो नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज रिटन बाय म्यू एस. तो अब हम लोग स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट डिस्कस करने वाले हैं. इसको डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास टोटल मैग्नेटिक मोमेंट. तो एक्सपेरिमेंटली, अब आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन होगी, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द gyromagnetic ratio for spin motion is mu s mod of mu s upon mod of vector s. ये तो ये गायरोमैग्नेटिक मोशन, गायरोमैग्नेटिक रेशियो स्पिन मोशन के लिए होगा. इसकी वैल्यू लोगों को मिली थी E/m. तो यहां पर ऑर्बिटल वाले वैल्यू से हाफ वैल्यू मिल रही है, सॉरी उसकी 2 टाइम्स वैल्यू मिल रही है. वहां E/2m मिलता था, यहां पर हमारे मिल रहा है E/m, ओनली E/m. सो नाउ वी विल हैव ए टर्म GS into E/2m. तो पिछले वाले गायरोमैग्नेटिक रेशियो को इक्वेट करने के लिए, उसके साथ सिमेट्री देखने के लिए हम लोग यहाँ एक GL टर्म के प्लेस पर GS टर्म मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. सो हियर वी हैव GS. अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड GL लैंड जी फैक्टर लिया था ऑर्बिटल मोशन के लिए. अब यह है स्पिन मोशन का लैंड जी फैक्टर. अब इसकी वैल्यू क्या होगी? वेयर GS, पिछले वाले में GL लिया था, GL is 2. ठीक है, तो GL 1 था, GS 2 हो जाएगा. Where GS is 2, this is Land's G factor for purely spin motion. पूरी तरह से अगर स्पिन मोशन ही हो रहा हो तब ये लैंड जी फैक्टर का वैल्यू है. और ये सिमेट्री दिखाने के लिए मैंने यूज किया. यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है. फिजिकल सिग्निफिकेंस लैंड जी फैक्टर स्पिन मोशन के लिए 2, ऑर्बिटल मोशन के लिए 1. ये इसलिए लिया क्या जिससे E/2m हमें मिलता रहे और हम लोग दोनों को E/2m के फॉर्म में रखें. सो नाउ इन वेक्टर फॉर्म, ये तो चलिए हो गया स्पिन मोशन के लिए लैंड जी फैक्टर के टर्म में गायरोमैग्नेटिक रेशियो. सो इन वेक्टर फॉर्म mu s is equal to minus GS
E by 2m into vector s. अब क्वांटम मैकेनिकली स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, तो पहले इक्वेशन 4 तक आया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो 5 और 6 इक्वेशन हो गए, वेक्टर फॉर्म में म्यू एस का फॉर्मूला हो गया। सो नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू एस इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू एस मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एस ई बाई 2m इंटू मॉड ऑफ वेक्टर एस। तो म्यू एस का मॉड कितना होगा, म्यू एस का मॉड हो जाएगा जी एस ई बाई 2m इंटू अंडर रूट एस एस प्लस 1 एच कट, ठीक है। तो एच कट यहाँ ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के बाहर रहेगा, ओके। So this is the mod of mu s value, gs into under root ss plus 1 eh cut upon 2m. So gs under root s plus 1 mu b. So this is the magnitude of spin magnetic moment. ये spin magnetic moment का magnitude है, जहाँ mu b बोर मैग्नेटॉन है, gs की वैल्यू 2 है। तो ये इक्वेशन 5, 6, दिस इज 7th नंबर, वेयर म्यू बी इज इक्वल टू ई एच कट अपॉन 2m इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला इज कॉल्ड एज बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। तो ये बोर मैग्नेटॉन है जिसके टर्म में हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने स्पिन और ऑर्बिटल दोनों कैलकुलेट कर लिया, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ऑर्बिट दोनों कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है नेट मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, उसको डिस्कस करके तब हम लोग प्रॉब्लम्स पर आते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट्स के टॉपिक को डिस्कस करते हुए तब तक आगे बढ़ रहे थे। तो अब मेरे पास टॉपिक है नेक्स्ट total magnetic moment, okay. So now we will have total magnetic moment, net magnetic moment. So ऑर्बिटल और स्पिन दो मैग्नीट्यूड हो गया, दो का डायरेक्शन हो गया, सब कुछ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, थर्ड पॉइंट इज टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में म्यू जे लिखते हैं, सिंबल है इसका म्यू जे, वेक्टर म्यू जे, ओके। सो नाउ फॉर दिस टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल हमने लिखा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट डिस्कस किया, म्यू एल की वैल्यू आती थी माइनस जी एल इंटू ई बाई 2m वेक्टर एल, जिसकी वैल्यू आएगी माइनस ई बाई 2m वेक्टर एल। तो दिस विल बी म्यू एल। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज म्यू एस, म्यू एस की वैल्यू कितनी आई माइनस जी एस ई बाई 2m इंटू वेक्टर एस, जी एस की वैल्यू आती है 2, तो ई बाई 2m की वैल्यू के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई बाई एम, E by m वेक्टर s। तो आप एक इक्वेशन इसको मान लीजिए और एक इक्वेशन इसको। So can we say, can we get mu j equal to mu l plus mu s? Is it possible? Is this possible? क्या ये पॉसिबल है, म्यू जे का वैल्यू म्यू एल और म्यू एस के सम के बराबर हो? तो दिस इज द क्वेश्चन मार्क। टोटल नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज द समेशन ऑफ म्यू एल एंड म्यू एस, इज दिस पॉसिबल? नो, नो एस, दो टाइप का आंसर मुझे मिल रहा है। सो नाउ डिफाइन म्यू जे इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2m
तो मैं अब म्यूजे डिफाइन कर रहा हूं, इसमें म्यूजे में मैं जी के साथ जे सफिक्स के साथ जीजे लिख देता हूं, जीजे इंटू ई बाई 2m इंटू वेक्टर जे, वेयर वेक्टर जे इज इक्वल टू एल प्लस एस. So now I am defining mu j. Mu j is equal to minus gj e by 2m vector j. So this is the magnitude of mu j. Mu j का magnitude निकालना होगा, तो हम लोग लिखेंगे with magnitude mu j is equal to gj into e by 2m mod j. So mod j की वैल्यू लिखेंगे तो आएगा ये अंडर रूट j plus 1 h cut. So this is gj under root j plus 1 e h cut by 2m. Okay, so this will be gj under root j plus 1 Bohr magneton. So this is the mod of mu j. ये mu j का mod है. ठीक है, दिस इज द मॉड ऑफ म्यूजे वैल्यू. म्यूजे का मॉड ऐसा आ रहा है. तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, आपको इस तरह का मॉड वैल्यू मिलेगा. जीजे मैंने लिखा नहीं अभी, व्हाट इज जीजे. तो मैं नेक्स्ट जीजे का एक्सप्लेन कर देता हूं, वेयर म्यू वी इज बोर मैग्नेटॉन. ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है. बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू ई एच कट बाई 2m, E h cut upon 2m. So mu v is Bohr magneton. Its value is E h cut by 2m. Okay? तो ये जो बोर मैग्नेटॉन आ रहा है अभी, इसको मैं 3 स्टार इक्वेशन मान लेता हूं. So now ये म्यूजे का वैल्यू हमें मिल रहा है जीजे के टर्म में. What is जीजे? Where जीजे is Land's G factor. And G is equal to 1 plus J plus 1 minus L plus 1 plus S plus 1 divided by 2J plus 1. This is the formula for Land's G factor, where J is total angular quantum number or inner quantum number. ये inner quantum number J के टर्म में ऑर्बिटल स्पिन दोनों को इंक्लूड करते हुए Land's G factor है. is called Land's G factor. तो यहां पर ऑर्बिटल और इसका डेरिवेशन अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इसका डेरिवेशन बता दूंगा. पूरा का पूरा म्यूजे का फार्मूला डिराइव करता हूं मैं क्लास में. अभी मेरे पास टाइम शॉर्टेज है, इसलिए मैंने ये डिस्कशन उतना ही किया जितना आपको याद रखना पड़ता है, जितना आपको प्रैक्टिस रखना होता है उतना ही क्लियर किया है मैंने. अभी फर्दर इसका कैलकुलेशन के डेरिवेशन के लिए हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये लैंड्स जी फैक्टर का फार्मूला है. आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, 1-2 क्वेश्चन करके तब हम लोग क्लास को बता देते हैं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करेस्पॉन्डिंग टू स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. यही होगा. एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहे हैं ये, है ना. स्पिन मोशन के लिए जीएस इंटू अंडर रूट एस एस प्लस 1, यही तो होगा. तो जीएस की वैल्यू है 2 अंडर रूट 1/2 प्लस 1 बोर मैग्नेटॉन. सो ये हो जाएगा √3 म्यू बी. दिस इज द मॉड ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. क्वेश्चन में स्पिन की बात कर रहे हैं. एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है हाफ, सिंस S is half. ऑप्शन डी हो गया करेक्ट. सिंगल एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन जीएस की वैल्यू 2 होती है. ये हमने अभी डिस्कस किया है लैंड्स जी फैक्टर फॉर प्योरली स्पिन मोशन. इसमें स्पिन ऑर्बिट मिक्स नहीं है, यहाँ प्योरली स्पिन मोशन ही क्वेश्चन में मेंशन किया है. क्वेश्चन नंबर 53, 1-2 छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं. 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू 9.27 into 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. करंट इंटू एरिया था, एरिया ऑफ द लूप
तो ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये 10⁻⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर के ऑर्डर का है। 9.27 को 10 कंसीडर किया जा सकता है, अप्रॉक्स 10 लिया जा सकता है। तो दिस इज ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 54। So magnetic moment associated with the first orbit of hydrogen atom. So for hydrogen atom, first orbit, first orbit का मतलब क्या हुआ? L0 S half. Therefore, ठीक है, हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए L की वैल्यू 0 हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्बिट मींस L की वैल्यू 0, S की वैल्यू हाफ, देन म्यू S इज इक्वल टू, इसमें भी वैल्यू वही आएगी, √3 म्यू बी, √3 E H कट अपॉन 2m, so √3 EH अपॉन 4πm, ऑप्शन सी। तो ये छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस हम लोगों ने चलते चलते सॉल्व कर लिए। सिंस H कट इज इक्वल टू H अपॉन 2π, तो यहाँ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 हो रहा है, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। नेट कंट्रीब्यूशन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से मिलने वाला है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट यू नो 1s ऑर्बिट हो जाएगी। वो 1s ऑर्बिट का मतलब है ओनली स्पिन नॉन जीरो है, ऑर्बिटल तो 0 हो गया। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, जिसको हम लोग n की वैल्यू 1 बोलते हैं, तो आप n की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, S की वैल्यू हाफ, MS वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ, जो आप लिखते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं पहले n की वैल्यू 1 इंप्लाइज L वैल्यू 0, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 ही हो गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, EH अपॉन 4πm। फॉर 3D4 ग्राउंड स्टेट क्या था बता सकता है कोई? ग्राउंड स्टेट टर्म कैलकुलेशन लास्ट क्लास में हुआ था। 3D4 के लिए 3D4 3D6 सब किया हमने। फाइव D0, वेरी गुड। सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? म्यू जे, दिस विल बी GJ √J प्लस 1 म्यू बी। तो GJ का वैल्यू कुछ भी हो, जब J का वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यही लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का है। तो स्टूडेंट्स, नाउ क्लास इज ओवर, थैंक यू। ओके जी, सो नाउ क्लास इज ओवर, थैंक यू स्टूडेंट्स। पूछना है पूछिए। सर ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर टू नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने लिखा है, फिर उसमें सर एक थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, जो मतलब यहाँ पे अपने मतलब चार्ट बनवाया हुआ है, इसमें टू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो टर्म्स उसको एक्सप्लेन किए थे, उसको एक बार फिर से कर दीजिए। मैंने तो डायगोनली जो लेना था उसको डायगोनली ले लिया, डायगोनल टर्म्स के अकॉर्डिंग। क्या पूछना है इसमें बताओ। सर यहाँ पे टू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये कहाँ से, मतलब वो आपने कुछ मतलब एक्सप्लेन किया था, वो थोड़ा मैं समझ नहीं पाया था एक बार। बस यही तो है। हाँ हाँ, 1s0 3p0 1 2 1d2 3f2 3 4 एंड 1g4 डायगोनली, एक का डायगोनल फिर दूसरे का हाफ डायगोनल, डायगोनल ऐसे लेते चले गए। अच्छा
सर अगर क्वेश्चन में अगर इक्विवेलेंट दिया रहेगा तो ब्रिज स्कीम तो ऐसे भी लगाना ही पड़ेगा हमें। डायरेक्ट लगा सकते, पहले आप नॉन इक्विवेलेंट का निकाल लीजिए, फिर इक्विवेलेंट के लिए उसको ऐसे सेट कर दीजिए। हाँ बट ये वाला लेंदी हो जाएगा थोड़ा फिर। कौन सा? ये मैंने अगर नॉन इक्विवेलेंट निकालेंगे उसके बाद टाइम का ये वाला रटा हुआ मेथड रहता है, एकदम प्रैक्टिस रहेगा। हाँ इसमें जल्दी स्पीड में लिख पाओगे विदाउट कोई कंफ्यूजन, आप इसको जल्दी बना सकते हैं ये सारे कॉम्बिनेशंस, ठीक है। उसके बाद उसमें से आप छांट लीजिए कि इक्विवेलेंट में कौन सा होगा, कौन सा नॉन इक्विवेलेंट में पूरा आएगा, और इक्विवेलेंट में उसके आधे टर्म्स आ जाएंगे, 50% टर्म्स रहेंगे, 50% टर्म्स नहीं रहेंगे। तो लेकर के स्पीड में काम कर सकते हो। थोड़ा सा आपको हेजिटेशन होगा, प्रॉब्लम लगेगी कि मैं आगे बढ़ूं, करेक्ट आएगा नहीं करेक्ट आएगा, टर्म्स आएंगे, इसलिए मैंने दोनों मेथड बता दिया। दोनों को ट्राई करना खुद से अंडरस्टैंडिंग करने का, और आपको अपने आप लगेगा कि ये तो बहुत इजी है। ब्रेड स्कीम भी इजी है, जो पहले हमने किया वो भी इजी है, लेकिन दो चार के लिए ट्राई करना पड़ेगा, जैसे डी सबसेल, पी सबसेल, एफ सबसेल, यही 3 सबसेल के लिए आपको पूछ सकता है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। और ये सर जो 54 क्वेश्चन है, 54 वाले क्वेश्चन में आपने जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से निकाला, क्योंकि उधर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तो टर्म 0 हो गया, तो अगर हम वो उसे लैंडेजी फैक्टर में अगर जीजे में भी लगा के करें तो वो सेम ही आएगा ना? हाँ जी, जीजे का वैल्यू जीएस तो होगा, जीएल तो 0 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, प्योरली ऑर्बिटल हो, प्योरली स्पिन हो गया ना वो। हाँ वो ब्रिज फार्मूले से भी लेंगे तो फार्मूले से भी उतना ही आएगा, डोंट वरी। सर ये इसमें दो नॉन इक्विवेलेंट में सिंगलेट और ट्रिपलेट लिख के बस अल्टरनेट टर्म सेलेक्ट करनी है ना? जी हाँ, सिंगलेट लिख करके आप अल्टरनेट लेना है, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए। स्टार्ट इनिशिएशन लेके फर्स्ट टर्म से करना पड़ेगा ना सर? हाँ, पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 0 वही मैं कर रहा हूँ। देखिए जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें वही सिलेक्ट ही कर रहा हूँ, आपको तो लिया नहीं मैंने, आपको भी वही याद रखना है कि आपको 2-3 बार करोगे अपने आप याद हो जाएगा, ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बार बार आपको। जो ब्रिज के बताइए उसकी स्लाइड निकालना है सर। 1 मिनट बोलिए। यही ये सर इसमें एल शेप बना के पहले ही सेट बना रहे हैं कि एमएल की वैल्यू यही होगी, फिर उसके लिए एल की वैल्यू निकालेंगे। जी हाँ, और फिर सर फिर ये डायगोनल बनाया, ये वाला सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो ना, मतलब इतना क्लियर नहीं हुआ है। क्या डायगोनल में क्या किया है? डायगोनल पे कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं एमएल के, वो बताओ। सर 2 0 -2 2 0 -2 है ना? हाँ। तो जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है या -2 से स्टार्ट हो रहा है, वही तो लेंगे। अच्छा, और उसका इधर नीचे जो एमएस है उसका नॉन डायगोनल वाले से? जी हाँ, एक में डायगोनल लेंगे तो दूसरा हाफ डायगोनल लेना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों क्वांटम नंबर सेम नहीं करना चाहते, मतलब सेम टाइम पर दोनों डायगोनल नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना। ओके सर, ओके। और फिर उनका कॉम्बिनेशन बना के फिर टर्म बना दिया वही बना दिया हम लोगों ने। ये तो 3 बार कर रहे थे ना, तो इसलिए हमको याद था हम लोगों को, मतलब कि हमें किसको ज्वाइन करना है। लेकिन फिर भी आप अगर अपने से भी वैसे भी करते, इतना हाई लेवल तक सोचना पड़ेगा, लेकिन तो आप मुझे किसके साथ, डायगोनल को आप डायगोनल को डायगोनल के साथ। ओके सर। हाँ जी बोले सर। ये जो 0 है डायगोनल एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट जो है 0, ये सर सेकंड सेट का 0 है ना वैसे? जी हाँ, ये एक्चुअली ये जहाँ 0 आपको दिख रहा है, ये 0 इसका 0 है। नहीं सर, ये थर्ड वाला तो ये तो अरे वो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ओनली 0 आ रहा है ना। यस सर। आप इस 0 को लेते हुए जो सेट स्टार्ट हुआ है उस पर फोकस करिए। ओके सर। ये 0 किस सेट का है? ये 0 +1 और -1 के साथ सेकंड सेट का हिस्सा है, ये आप सोच रहे हो, लेकिन सेकंड सेट तो आपको आएगा ही नहीं ना, क्योंकि वो ऑफ डायगोनल वाले टर्म्स ले रहे हैं आप, +1 -1। लेकिन लोगे तो 0 एक्चुअली इस वाले के साथ मैच हो रहा है, या फिर कह सकते हो कि +2 और 0 को लेकर जो कॉम्बिनेशंस बने हैं, सेट्स बने हैं, उन पर हम लोगों को देखना है। ओके सर। हाँ, तो जो हमारे पास एमएल वैल्यूज के कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हैं, उनको देखकर और उसके बाद सेट में से उसी को सिलेक्ट करेंगे जो मैचिंग है या उसके साथ स्टार्ट हो रहा है, उसी से स्टार्ट हुआ है। ओके सर। एक मैंने रेड यहाँ बॉक्स बनाया, फिर दूसरा रेड बॉक्स, 3 रेड बॉक्स हैं, तीनों 3 सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों सेट्स में हमें डायगोनल दे करके आइडिया लग जाएगा कौन से को कंसीडर करें। तो डायगोनल में +2 0 -2 है, इसलिए सेट 1 जिसमें +2 से स्टार्ट हुआ, सेट 3 जिसमें 0 से स्टार्ट हुआ, उसी को मैं यहाँ एज्यूम करूंगा। यही एक हिंट है इस टॉपिक का, ठीक है। तो +2 मतलब 3 +2 या 0 या -2 से स्टार्ट होने वाला सेट कंसीडर करना है, इसलिए मैंने सेट मदद से बना के रख दिया, और फिर यहाँ डायगोनल एलिमेंट देखकर उन्हीं सेट्स को ले लिया, कंसीडर कर लिया। ओके सर। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? नीतिशा, सॉरी निलाशा, अनम्यूट करें। हेलो सर। सर हाँ, हम जब 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं फॉर पी सबसेल, हाँ, 6C2 कर रहे हैं, 6C2 कर रहे हैं फॉर कॉम्बिनेशंस। यस, कितने सारे कॉम्बिनेशंस हम बनाएंगे? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम 6C2 कर रहे हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? हाँ बोले बताएं। हाँ, जैसे अगर 4 इलेक्ट्रॉन होता तो तब क्या हम 6C4 करते? हाँ, 6C4 करते, लेकिन वो 6C4 वाला जो पॉइंट होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन लेते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कॉम्बिनेशन मैचिंग ना हो। 6C4 की वैल्यू कितनी आती है वैसे? 6C4 आते हैं, 1 मिनट, 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब सर 15। ओनली 15 ही आता भाई, ठीक है। हाँ। तो इसमें आपको जब 4 इलेक्ट्रॉन्स का करेंगे तो एट ए टाइम A B C D, चारों A नहीं हो सकते, चारों B नहीं हो सकते, चारों C नहीं हो सकते, चारों D नहीं हो सकते, वो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा।
या तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही कंफ्यूज हो रहे हैं, और आप जो बता रहे हैं एक्चुअली उसमें ना जो आप बता रहे हैं 2p4 वाला तो मैंने पहले ही बोल दिया कि 2p2 के साथ वो टर्म्स मैचिंग हैं, तो आपको अलग से उसको करने की जरूरत नहीं है। 15 टर्म्स में भी 15 कॉम्बिनेशंस उसमें भी आएंगे। ओके ओके सर, जैसे पी में तो हम लोग पहले लिख चुके हैं ना, p2 एंड p4 ऑक्सीजन P4 इक्विवेलेंट। हां, इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशंस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सेम देगा, इसलिए करने की